हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और अब हम लोग जो इलेक्ट्रिकल मशीन में ट्रांसफार्मर का जो रिवीजन सीरीज चल रहा है उसमें सेकंड सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम लोगों ने लेक्चर नंबर 13 से लेक्चर नंबर 23 के बीच में हम लोगों ने डिस्कस किया है। कुछ क्या चीजें डिस्कस की है वो बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, तो लेक्चर 13 से 23 के बीच में हम लोगों ने दो चीजें डिस्कस की है। एक तो आइडियल ट्रांसफार्मर डिस्कस किया है, आइडियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, दैट इज अवर आइडियल ट्रांसफार्मर। और आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में आपको बहुत सारी कंडीशंस मैंने 4 या 5 कंडीशंस मैंने आपको डिस्कस कराई है। वो जो थ्योरेटिकल कंडीशंस है वो आपको जानने की जरूरत नहीं कि हिस्ट्री से हम लोग कोई सा भी कोर लॉस भी नहीं लेंगे, कॉपर लॉस भी नहीं लेंगे, हमारा जो परफेक्ट मैग्नेटाइक मटेरियल का बनेगा। बहुत सारी कंडीशंस है आइडियल ट्रांसफार्मर में, वहां से न्यूमेरिकल नहीं आते। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं जरूर नॉन गेट एग्जामिनेशन में, यहां से आइडियल ट्रांसफार्मर की कंडीशन से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट गेट में नहीं आते। दूसरा सेगमेंट हम लोगों ने पढ़ा कि इस आइडियल मशीन में इसको जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर बनाएंगे हम लोग, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। पहले हम लोगों ने एक आइडियल मशीन पढ़ी जिसमें कोई भी लॉसेस नहीं है, कुछ भी इंप्योरिटीज नहीं है। ठीक है, फिर इस आइडियल मशीन में हम लोग प्रैक्टिकलिटीज मिलाते गए। प्रैक्टिकलिटीज नंबर 1 कौन सी मिलाई हम लोगों ने? प्रैक्टिकलिटीज नंबर 1 मिलाई हम लोगों ने कि अगर ये किसी मटेरियल का बना है, तो उसमें मटेरियलिस्टिक लॉसेस होंगे। तो वो हम लोगों ने देखा कि हिस्टेरिसिस लॉस देखा। ठीक है, जिसको हमने कैसे WH से डिनोट किया। सेकेंड लॉस हम लोगों ने देखा कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल, द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल क्या है कि जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होते हैं। तो हाँ ठीक है, कंडक्टिविटी उसका कम होता है वो बात अलग है, बट कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर तो होते हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होने का मतलब है कि वहां से करंट फ्लो होने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी, और उसी को हम क्या बोलेंगे? एडी करंट लॉस बोलेंगे। एडी करंट लॉस। ठीक है, एडी करंट लॉस। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? इसको रिप्रेजेंट करते हैं WE से रिप्रेजेंट करते हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग नोटेशन हो सकते हैं। ये हिस्टेरिसिस लॉस का रिप्रेजेंटेशन है और ये इलेक्ट्रिकल एडी करंट लॉस का रिप्रेजेंटेशन है। एडी करंट लॉस, वॉटेज, W फॉर वॉटेज। थर्ड नंबर का है हमारा लीकेज, कि एक परफेक्ट मैग्नेटिक मटेरियल हम लोग नहीं बना सकते प्रैक्टिकली, क्योंकि कुछ ना कुछ लीकेज उसमें हमेशा पॉसिबल होगा। लीकेज का मतलब आप सिंपली ये समझिए, ट्रांसफार्मर में थोड़ी देर के लीकेज का मतलब ये समझ लीजिए कि ये कोर है, यहां से हम चाहते हैं कि ज्यादातर फ्लक्स यहां से जाना चाहिए, तो ये हो गया म्यूचुअल जो काम का है, और जो एयर में जाएगा वो क्या हो जाएगा? लीकेज हो जाएगा। ठीक है, बाकी डिटेल डिस्कशन मैंने ऑलरेडी फुल कोर्स में किया, इससे ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है आपको अभी। तो यहां पर लीकेज होगा। लीकेज के बारे में हम लोगों ने मॉडलिंग वगैरह सब कुछ किया, लीकेज को भी डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, बट लीकेज से क्वेश्चन नहीं आते। और फोर्थ नंबर का प्रैक्टिकलिटीज है कॉपर लॉस, कि जो वाइंडिंग होगी ट्रांसफार्मर के आसपास, जो वाइंडिंग रैपअप होगी, इन वाइंडिंग्स में क्या होगा? वाइंडिंग है, इसका मतलब उसमें क्या है? कंडक्टर है। मतलब वाइंडिंग का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर है, इसका मतलब क्या है? वहां पे रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस इसका मतलब कि लॉसेस होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉपर लॉस। तो इस आइडियल मशीन में हम लोगों ने जब प्रैक्टिकलिटीज मिक्स करी, तो ये हमारा आप क्या बनेगा? इनको इंक्लूड करके हम बोलेंगे कि ये हमारा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है। ठीक है, अब आती है बात, क्योंकि रिवीजन चल रहा है, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना नहीं है। क्वेश्चन कहां से आते हैं सर, ये बता दीजिए। आप यही सुनने के लिए बैठे। क्वेश्चन जो आते हैं आपके इन दोनों लॉसेस को मिला के, हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस, इन दोनों लॉस को मिला के हम क्या बोलते हैं? कोर लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर लॉस। क्या बोल देते हैं? इन दोनों को मिला के कोर लॉस बोल देते हैं। और क्वेश्चन यहां से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। हिस्टेरिसिस और एडी करंट से हर एक साल में एक क्वेश्चन जरूर लिख लीजिए। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से अभी मैं थ्योरी भी बता दूंगा इनकी, और बहुत आसान तरीके से आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। उसके बाद लीकेज से कोई भी थ्योरेटिकल ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता है। लीकेज से नॉन गेट एग्जामिनेशन में लीकेज से क्वेश्चन आ सकता है, गेट में लीकेज से क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आता है। बट हाँ, इस बार MSQ टाइप का है, तो हो सकता है लीकेज से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दे। बाकी मैंने लीकेज की डेफिनेशन समझाई दी, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और दूसरा है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जब इफिशियंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना हम लोग, तो इफिशियंसी में क्या होगा? लॉसेस देखेंगे, देख तो कोर लॉस हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? कॉपर लॉस हो जाएगा। तो ये भी हमारा न्यूमेरिकल यहां पर नहीं है। इन लेक्चर्स में मैंने अभी कॉपर लॉस के बारे में डिस्कस नहीं किया है। इन 13 से लगा के 23 लेक्चर में मैंने सिर्फ हिस्टेरिसिस और एडी करंट पे ही फोकस किया है।
ठीक है। आगे चल के मैंने कॉपर लॉस को जब फेजर डायग्राम और इक्विवेलेंट पैरामीटर तब बनाए, जब इसका कॉपर लॉस का ज्यादातर काम कहां आएगा, जब मैं इफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तब आएगा। ठीक है, तो अभी इन पर्टिकुलर लेक्चर में मैंने हिस्टैरिसीस और एडी के ऊपर फोकस किया है, जिसको मिला के हम क्या बोलते हैं, कोर लॉस, और यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा मतलब कि हर एक साल यहां से क्वेश्चन एक लिख लीजिए। अब करते क्या है, इनके फॉर्मूले क्या है, बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, मैं आपको मोटा मोटी एकदम शॉर्ट में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको फॉर्मूले याद रखने इसके। ठीक है, तो हिस्टैरिसीस लॉस की बात आती है, हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस जिसको हम लोग कैसे WH से डिनोट करते हैं। देखिए इसको फॉर्मूला याद रखना है अगर आपको, तो WH कोई भी देखिए परफेक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं मिलता, इसमें एम्पिरिकल फॉर्मूला ही मिलता है। तो WH इज प्रोपोर्शनल टू B मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम, पीक मतलब M का मतलब क्या है, पीक, X ये क्या होता है, स्टीमेन कांस्टेंट होता है, और ये हो जाता है इनटू F, इनटू क्या हो जाएगा आपका F हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। देखिए जब इसका प्रोपोर्शनलिटी वगैरह कांस्टेंट हटाते हैं ना, तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से भी बनता है। ये प्रोपोर्शनलिटी अगर मैं कांस्टेंट हटा दूं, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हम लोग हटा देंगे, तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से भी बनता है। ठीक है, कि WH इक्वल टू KH, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट KH, ठीक है, B X मैक्सिमम, F ठीक है फ्रीक्वेंसी, और एक और टर्म होती है जो ज्यादातर किताबों में मेंशन नहीं होती है, वॉल्यूम V, वॉल्यूम ऑफ आयरन भी आता है। ठीक है, बट ज्यादातर जो प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन जो जितने भी गेट में पूछे जाते हैं, तो वहां पे वॉल्यूम ऑफ आयरन को कांस्टेंट माना जाता है, ज्यादा चेंजेस नहीं होता है, इस वजह से V वाली टर्म आपको देखने को कम मिलती है। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम ऑफ आयरन भी आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो आपको इस वाले फॉर्मूले का काम बहुत कम पड़ेगा, इस वाले ये V को हटा देता हूं मैं, अभी V का काम बहुत कम पड़ेगा, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हट के KH इंट्रोड्यूस होगा, तो एक दो क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेंगे। आपको ज्यादातर फॉर्मूला ये याद रखना है। कौन सा याद रखना है, ये फॉर्मूला, ये डब्बा जो बना रहा हूं ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। और ये X जो है, X क्या होता है, स्टीमेन कांस्टेंट होता है, और इस X की वैल्यू हम लोग, वैसे तो एक रेंज होती है बट इसको हम लोग 1.6 मान लेते हैं, 1.6 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे B जो है, B इज प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, B इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, इंड्यूस EMF अपॉन फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज अपॉन V/F रेशो, V/F रेशो इसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या हम B की जगह V/F रख दें, तो V/F रख देंगे तो 1.6 भी रख देंगे, तो WH क्या हो जाएगा, WH हो जाएगा V 1.6, F नीचे, तो F में भी क्या होगा 1.6, ये ऊपर आएगा तो 1 ये पहले से है, तो कितना हो जाएगा F -0.6 हो जाएगा। ठीक है, आप करके देख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अभी मैं बताऊंगा कब कब क्या क्या यूज करना है आपको। ठीक है, तो आपको अल्टीमेटली पहला फॉर्मूला हिस्टैरिसीस लॉस में ये वाला ध्यान रखना है, देन B की जगह V/F अगर हम लोग रख देंगे तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और ये जो V/F फ्लक्स डेंसिटी, ये असल में क्या होता है, हिस्टैरिसीस कर्व होता है, हिस्टैरिसीस कर्व, BH कर्व, B इज प्रोपोर्शनल टू phi, H इज प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, इस तरीके से। तो ये असल में आगे चल के phi तो ऑपरेटिंग पॉइंट डिसाइड होता है, ऑपरेटिंग पॉइंट के कहां से कितना BH बनेगा। ठीक है, तो वो सारी डिटेल डिस्कशन अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ हिस्टैरिसीस लॉस में ये दो फॉर्मूले ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एडी करंट की। ठीक है, एडी करंट की, तो एडी करंट लॉस अभी मैं बताऊंगा, है ना, थोड़ा सा धीरज रखिए, मैं आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल में कैसे इनको टैकल करना है ना। अभी आप फॉर्मूले देख लीजिए सिर्फ और सिर्फ। तो ये हो जाएगा एडी करंट लॉस का जो फॉर्मूला है, ये हो जाएगा WE से डिनोट करेंगे, और ये WE इज प्रोपोर्शनल टू, प्राइमरली प्रोपोर्शनल टू दी वोल्टेज स्क्वायर। वैसे तो इंड्यूस EMF होता है पहले, फिर उसको कन्वर्ट करके E इज अप्रोक्सीमेटली V1 के बराबर हम लोग मान लेते हैं, V के बराबर। तो ये W इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर। आपसे कोई पूछे कि एडी करंट क्या फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, आप बोलेंगे एडी करंट इज इंडिपेंडेंट टू द फ्रीक्वेंसी। इसका आंसर ऑलरेडी मैं क्वेश्चन के थ्रू करवा चुका हूं आपको फुल कोर्स में, अभी आपको सिर्फ ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो एडी करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर प्राइमरली। अब देखिए यहां पे क्या होगा कि B इज प्रोपोर्शनल टू V/F, तो V की जगह लिखना हो तो F इंटू B हो जाएगा। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, V की जगह F इंटू B, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर और F स्क्वायर, B स्क्वायर और F स्क्वायर, ये मैक्सिमम वाली है ना, पीक वाली।
एम का मतलब क्या है, पीक। चलिए, तो यहां पर आपका जो फॉर्मूला है कुछ इस तरीके से हम लोग इसको फॉर्मुलेट कर दिए हैं, ये डब्ल्यू का फॉर्मूला है। अब देखिएगा, अब यहां पर अगर आपका क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है वो सारा मैं बताने वाला हूं। अब देखिएगा, है ना, ये क्वेश्चन क्या पूछेंगे। जब भी हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस के ऊपर अगर न्यूमेरिकल मिलता है, आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, आपको सबसे पहले दो चीज चेक करना है, ठीक है। जब भी कोई क्वेश्चन मिले हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस के ऊपर, एडी करंट लॉस के ऊपर, ठीक है, जब भी कभी हिस्टेरिसिस एडी करंट लॉस के ऊपर जब भी कोई क्वेश्चन मिले, आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि V/F रेशो कांस्टेंट है या नहीं है। V/F रेशो कांस्टेंट है या नहीं है। मान लीजिए पहले केस में अगर V/F रेशो कांस्टेंट मिलता है, क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। इस V/F रेशो कांस्टेंट का मतलब क्या है, V/F रेशो कांस्टेंट मतलब कि B कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू B, B इज प्रोपोर्शनल टू V/, तो B भी कांस्टेंट, B भी कांस्टेंट, तो हिस्टेरिसिस लॉस में ये क्या हो जाएगा, B आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो हिस्टेरिसिस लॉस इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो यहां पर आप इसको किस तरीके से, इस रिजल्ट को कैसे यूज कर सकते हैं, WH2 डिवाइडेड बाय WH1 इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय F1। आपको दो केसेस दे रखेंगे, इस वाले फॉर्मूले को यूज करना है आपको, ठीक है, और आपका एक आध क्वेश्चन बन जाएगा यहां से। सेकंड, अगर एडी करंट लॉस की बात करें तो V/F अगर कांस्टेंट है, V/F कांस्टेंट है, तो इसका मतलब B कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एडी करंट क्या हो जाएगा आपका, एडी करंट इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर आपने अभी बोला कि एडी करंट इज इंडिपेंडेंट टू द फ्रीक्वेंसी, बट फॉर्मूले से तो दिख रहा है कि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक छोटी सी बात समझिए कि मैं F नहीं की बजाय V भी लिखूं तो बात तो एक ही, क्योंकि V/F कांस्टेंट का मतलब है कि जिस रेट से आपका वोल्टेज बदल रहा है उसी रेट से आपका फ्रीक्वेंसी बदल रहा है, उसी रेट से आपका क्या बदल रहा है, फ्रीक्वेंसी बदल रहा है। तो मैं एडी करंट को फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर लिखूं इसको कांस्टेंट मान के, या फिर वोल्टेज के स्क्वायर लिखूं, बात तो एक ही है ना, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर लिखूं या फिर वोल्टेज स्क्वायर लिखूं, क्योंकि जिस रेट से V/F कांस्टेंट अगर ये वाला केस है तो जिस रेट से फ्रीक्वेंसी बदल रहा होगा उसी रेट से आपका वोल्टेज ही बदल रहा होगा, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा एक्सप्रेशन देख के, ठीक है। तो आप वोल्टेज स्क्वायर भी कर सकते हैं, वोल्टेज स्क्वायर तो हमेशा के लिए आपका वैलिड है ही सही, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, क्योंकि कई बार फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन हो सकता है, वोल्टेज की वैल्यू गिवन नहीं हो, बट V/F कांस्टेंट बोल दिया मतलब वोल्टेज की वैल्यू उस अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेगी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका दो फॉर्मूला, ठीक है। अब सेकेंड अगर देखें कि V/F रेशो कांस्टेंट नहीं है, V/F नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है, मतलब कि B भी अब आपका कांस्टेंट नहीं रहा, तब आपको क्या रखना है, एडी करंट का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, एडी करंट इक्वल टू V 1.6 F माइनस 0.6, डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला ध्यान रख लेना है ना, मतलब ये कांस्टेंट नहीं तो V/F वगैरह सब कुछ पुट होगा, तो हिस्टेरिसिस लॉस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, ठीक है। और अगर आपका एडी करंट का देखें तो एडी करंट क्या है, कांस्टेंट नहीं है, तो WE इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर, इसने तो बोला था फ्रीक्वेंसी से तो मैं तो इंडिपेंडेंट हुई एडी करंट का, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, वोल्टेज स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हमेशा जब भी एडी करंट और हिस्टेरिसिस लॉस के ऊपर न्यूमेरिकल आए, कोई भी नहीं, देखिए इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम में क्या दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट का अप्रोच नहीं कर पाते, कोई भी क्वेश्चन रीड करते हैं ना तो उसमें उस रीड करने के बाद क्वेश्चन को शुरू कैसे करना है वो नहीं आता है, और हर एक टॉपिक को टैकल करने का तरीका अलग अलग होता है मशीन पावर सिस्टम में, और यही सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है। तो अब आप समझ लिए कि हिस्टेरिसिस और एडी करंट का कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, V/F रेशो कांस्टेंट है या नहीं है। अगर कांस्टेंट हुआ तो इस तरीके के फॉर्मूले लग जाएंगे आपके, और अगर कांस्टेंट नहीं हुआ तो इस तरीके के फॉर्मूले लग जाएंगे। अब तो आप वो कर लोगे ना इस तरीके के WH2 डिवाइड WE1 F2, इस तरीके से आप कर ही लोगे सबका, इसमें तो आप माहिर हो। तो ये रहा आपका एडी करंट और हिस्टेरिसिस। अब मैं आपको बता देता हूं पहली चीज कि ये तो थे हमारे लॉसेस, अब इनको मिनिमाइज करने के लिए भी तो हमने कुछ ना कुछ किया होगा। तो हिस्टेरिसिस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए देखिए एलिमिनेट नहीं कर सकते, कोई भी अगर मैग्नेटिक मटेरियल है तो उसका BH कर्व बनेगा, और BH कर्व अगर बना है इसका मतलब है कि जो वॉल्यूम है या ये जो एरिया है ये क्या शो करता है कि उसमें हिस्टेरिसिस लॉस है। तो इसका मतलब कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल का हिस्टेरिसिस
जो कर्व है वो बनेगा ही बनेगा। चाहे वो बात अलग है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हुआ, हाईली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हुआ तो उसका नेरो बनेगा, और अगर आपका थोड़ा सा डायमैग्नेटिक या दूसरा मटेरियल हो पैरामैग्नेटिक का तो वो आपका हो सकता है थोड़ा वाइडर बने। ठीक है, तो अब ये बात है कि हिस्टेरेसिस लॉस को हम पूरी तरीके से जीरो नहीं कर सकते, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। और मिनिमाइज कैसे करेंगे हम लोग? बाय यूजिंग सीआरजीओस मटेरियल, बाय यूजिंग सीआरजीओस। तो सीआरजीओस मटेरियल यूज करके हम लोग क्या, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, ठीक है, इसको, इस मटेरियल को यूज करके हम लोग हिस्टेरेसिस लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। दूसरा, एडी करंट को लॉस को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? लेमिनेशन करते हैं, लेमिनेशंस। ये तो पहला आंसर हुआ, लेमिनेशन भी करते हैं। और दूसरा है सिलिकॉन ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 4% सिलिकॉन ऐड कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, इसका रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। ठीक है, तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगा, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 4% सिलिकॉन भी ऐड करते हैं प्लस लेमिनेशन, दोनों आंसर आप भूल सकते हैं। अब एक और चीज आपको काम की बता देता हूं कि जो कोर लॉस है, कोर लॉस में जो 70%, 60 to 70% जो लॉस होगा वो हिस्टेरेसिस लॉस होगा। आउट ऑफ कोर लॉस 60 to 70% हिस्टेरेसिस लॉस होगा, और बचा हुआ 30% लॉस कौन सा हो जाएगा आपका? एडी करंट लॉस होगा। मतलब कोर लॉस में इन दोनों का प्लस होकर कोर लॉस बनेगा, तो इसमें हिस्टेरेसिस लॉस का क्या होगा? ज्यादा डोमिनेंस रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको जल्दी से क्वेश्चन लिखवा देता हूं कि कौन से लेक्चर से कौन सा वाला क्वेश्चन आपको करना है, जिससे कि आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो गाइस, आपको जी सेंट्रिक एप्लीकेशन में जाना है। इलेक्ट्रिकल मशीन में खोलिएगा लेक्चर नंबर 20, 21, 22, 23। तो लेक्चर नंबर 20 से आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 11 और 12 करना है। 11, 12 कर लीजिएगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 21 में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, उसके बाद के 15, 14, 15 और 17, 14, 15 और 17 तीन क्वेश्चन इस लेक्चर से कर लेना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर लेक्चर नंबर 22 से आपको क्वेश्चन नंबर 20 और लेक्चर नंबर 23 से क्वेश्चन नंबर 25। तो इतने क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको पूरे वेरिएशन, जितने भी आपके हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेस के जितने वेरिएशन हुए वो सारे के सारे आपके कवर हो जाने हैं। इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं। हाँ, इसके दाएं बाएं लेक्चर में और भी क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। आपकी इच्छा हो, आपके पास टाइम हो, थोड़ा सा मजा आ रहा हो तो एक आध क्वेश्चन और देख सकते हो। अदरवाइज इतने क्वेश्चन भी कर लोगे इन लेक्चर से, आपके लिए काफी होंगे। तो जो पेड यूजर होंगे तो डायरेक्टली अपने अकाउंट में जाइए और इन लेक्चर्स में से ये वाले क्वेश्चन जल्दी से लगा लीजिए और इसका शॉर्ट नोट बना लीजिए कि कैसे हमको करना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं कि V/F रेशो कांस्टेंट भूल जाते हैं। पहली चीज क्या करोगे, रटवा दिया है मैंने, कोर लॉस से क्वेश्चन आएगा हिस्टेरेसिस एडी करंट से, तो आपको क्या करना है, V/F रेशो कांस्टेंट है या नहीं है, ये बात चेक करना है। ठीक है, अभी मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि क्यों देखते हैं हम लोग, क्योंकि BH कर्व वगैरह से रिलेटेड है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। अभी आप सिर्फ न्यूमेरिकल बनाइए, जहां जहां से न्यूमेरिकल जल्दी से जल्दी बन सकते हैं वो चीज देखिए। और जो लोग पेड यूजर नहीं, जिन्हें नहीं खरीद रखा है, तो प्लीज कोरोना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बहुत सस्ता है, सारे के सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे उसमें। तो ये इस मशीन का पूरा पूरा फायदा उठा लीजिए। ठीक है, और 1 मंथ तक की वैलिडिटी रहेगी, तो पावर सिस्टम भी आपका कवर हो जाना है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेगमेंट में। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट और रेफरिंग पैरामीटर। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 24, 25, 26, इन लेक्चर में मैंने इक्विवेलेंट सर्किट और रेफरिंग पैरामीटर के बारे में बताया है। इक्विवेलेंट सर्किट तो आपने बहुत बार बनाया होगा अपने कॉलेज टाइम पे भी, तो याद होगा। रेफरिंग पैरामीटर के बारे में बता दूंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आता है। जब हम लोग रेफरिंग पैरामीटर का मतलब है कि प्राइमरी पैरामीटर्स को सेकेंडरी पे अगर ले जाएंगे और सेकेंडरी को प्राइमरी पे लाएंगे तो किस तरीके से लेके आएंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैं इक्विवेलेंट सर्किट अगर बनाऊं ट्रांसफार्मर का, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं प्राइमरी साइड से। तो ये हमारा रेजिस्टेंस, ये हमारा लीकेज रिएक्टेंस बनेगा। ठीक है, और ये हमारा प्राइमरी का नोटेशन, ये सेकेंडरी साइड का बनाएंगे। ठीक है, सेकेंडरी साइड का, अच्छा थोड़ी जगह रख लेते हैं ताकि हम शंट ब्रांच पैरामीटर भी बनाना है हमें। तो ये हम लोग यहाँ पे बना देंगे शंट ब्रांच। तो ये है मैग्नेटाइजिंग ब्रांच। ठीक है, और ये लॉसी ब्रांच, लॉसी ब्रांच। ठीक है, बताता हूं हर चीज का मतलब अभी आपको जल्दी से शॉर्ट में। ठीक है, ये रेजिस्टेंस, दैट इज अवर लीकेज, और यहां पे लगा रहेगा लोड। ठीक है, ये हो गया हमारा लोड, और मैक्सिमम टाइम ये लैगिंग लोड ही रहेगा, लैगिंग पावर फैक्टर लोड। ठीक है, चलिए अब क्या 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 है यहाँ पे बता देता हूं। यहाँ पे ये है सप्लाई वोल्टेज V1, ये हमारा R1, ये हमारा JX1। ठीक है, ये हमारा JXM,
ठीक है, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। और ये हमारा आर डब्ल्यू या आर सी, अलग अलग किताबों में अलग अलग नोटेशन है, ठीक है, लॉसी ब्रांच है ये हमारी, ठीक है। ये हो गया हमारा N1:N2, ठीक है, ये हो गया हमारा R2 और ये हो गया JX2, ठीक है। अब एक और चीज बता देता हूं, बहुत सारे बच्चे टर्न रेशियो में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए टर्न रेशियो सिंगल फेज में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप N1/N2 को भी टर्न रेशियो बोल सकते हैं, N2/N1 को भी टर्न रेशियो बोल सकते हैं सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर में। बट 3 फेज में क्या होता है वो सब 3 फेज में बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया आपका लोड वोल्टेज V2 सप्लाई वोल्टेज, ये हो गया आपका E1, ठीक है, नॉट E1 E2, और ये हो गया आपका E1 इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। अब जो करंट की बात होगी वो है आपका ये I2 करंट, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे किताबों में यहाँ I2 डैश भी होता है और I1 डैश भी होता है, आपकी श्रद्धा भक्ति किससे डिनोट करें आप, ठीक है। I2 डैश भी होता है यहाँ पे, ठीक है, और I1 डैश भी होता है, मैंने I1 डैश ले लिया है। और ये करंट आपका I1 रहा, ये करंट आपका I0 रहा, ठीक है। अब देखिए ये जो लॉस है ना, ये जो लॉस है इसी में आपका क्या रहेगा, WH और WE, हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस इसी रजिस्टर से डिनोट करेंगे हम लोग, ठीक है। आपके जो कोर लॉस है, हिस्टेरिसिस और एडी को मिला के इन दोनों को प्लस करके हम क्या बोल सकते हैं, कोर लॉस बोल सकते हैं। तो जो ये वाली जो ब्रांच है क्या शो करती है, कोर लॉस शो करती है, ठीक है। अब चलिए ये तो रहा आपका पैरामीटर, ये क्या है आपके वाइंडिंग के रेजिस्टेंसेस, ये क्या है आपके लीकेज है, लीकेज है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के लीकेजेस है, और ये रेजिस्टेंस है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के। ये हमारा क्या है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, जो हमारा है जो कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए कुछ ना कुछ, क्योंकि वो क्या है मैग्नेटिक एनर्जी है, तो उसका सिंबल क्या होगा मैग्नेटाइजेशन का, वो क्या हो जाएगा आपका, ये इस तरीके से इंडक्टर से सिंबल कर देंगे। देखिए गाइस आपको एक चीज बताता हूं मैं आपको, जो फेजर बनाते हैं हम लोग आइडियल मशीन का, है ना, फेजर में पूरा डिटेल वर्जन नहीं बता रहा हूं, सिंपलेस्ट वे में आपको बता देता हूं। जब भी हम लोग फेजर बनाते हैं तो पहले मैंने आइडियल मशीन का फेजर बनाया था। तो आइडियल मशीन का फेजर क्या होता है, रेफरेंस फाई होता है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, फ्लक्स कॉमन चीज है, ठीक है। और यहां से फ्लक्स से जो इंड्यूस ईएमएफ होता है E1 और E2 वो क्या होते हैं हमारे 90 डिग्री लेग बिहाइंड होते हैं। और जब हमने -E1 करा था तो ये ऊपर आ गया था। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, आइडियल मशीन रहेगी तो ये जो I0 करंट है, ये जो I0 करंट आइडियल मशीन में क्या होगा, ये कोर लॉस होगा क्या, नहीं होगा। तो सिंपली ये I0 कहां रहेगा, यहां पे रहेगा। ये आइडियल का केस है। ये किसका केस है, जो रेड कलर से मैंने बनाया है ये आइडियल का केस है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर का केस है। बट जब मैं प्रैक्टिकलिटीज मिक्स कर दूंगा, मतलब कि उसमें हिस्टेरिसिस और एडी करंट आ जाएगा, तो ये जो I0 है ये यहां पे बनेगा। कहां पे बनेगा, अब ये I0 यहां पे बनेगा। आई बात समझ में, ठीक है। और ये इसको V1 इक्वल टू क्या हो जाए, E-1 इक्वल टू क्या हो जाता है, V1 हो जाएगा, ठीक है। और ये अब आपका क्या रहेगा, थीटा नॉट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग फेजर बनाते हैं। अब देखिए यहाँ थीटा नॉट या थीटा1 भी बोल सकते हैं, या थीटा नॉट ही बोल दीजिए इसको अभी, तो थीटा नॉट, ठीक है। तो आइडियल मशीन का I0 यहां पे बनेगा, प्रैक्टिकल मशीन का धीरे धीरे कुछ एंगल से बढ़ जाएगा, ठीक है, हिस्टेरिसिस और एडी करंट की वजह से, ठीक है। ये फेजर डायग्राम ऑलरेडी मैं आपको डिटेल डिस्कशन में कर चुका हूं। अच्छा, आपका फिर फेजर जो बनना स्टार्ट होता है लोड साइड से, क्योंकि लोड की इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है कि करंट कितना है, वोल्टेज कितना है और पावर फैक्टर कितना है। उस हिसाब से हम ये मान सकते हैं कि E2 को अगर मैं थोड़ी देर के लिए V2 के बराबर मान लूं यहाँ पे, या V2 को कहीं और भी मान लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, I2 लेग रहेगा हमारा V2 से θ2, और फिर I2 और I1 डैश क्या होंगे, 180 डिग्री फेज डिफरेंस, तो ये ऊपर चले जाएगा I1 डैश, और फिर I0, क्योंकि ये जो I1 रहेगा ये क्या रहेगा आपका I0 प्लस वेक्टोरिकली, ठीक है, वेक्टोरिकल एडिशन, तो I1 डैश, ठीक है। तो ये I1 डैश इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो इन दोनों का एडिशन होके ये बन जाएगा आपका ये I1 डैश, इन दोनों का एडिशन होके ये आपका बन जाएगा I1, और ये हो जाएगा θ1, ठीक है। तो आपका प्राइमरी का जो पावर फैक्टर हो जाता है वो काफी पुअर हो जाता है। तो ये फेजर डायग्राम अगर आपको डिटेल अच्छे से देखना है तो आप कहीं किसी भी किताब में देख सकते हैं, या फिर मेरे वाले लेक्चर में भी जाके देख सकते हैं। अभी मेरा काम यहाँ पे ये नहीं है फेजर डायग्राम में एक एक चीज बताऊं, ठीक है, आपको पता होगी क्योंकि ये रिविजन सीरीज है। चलिए, तो आपको सिर्फ ये बताना था कि जो I0 करंट है, जो I0 करंट है वो आइडियल के केस में फ्लक्स की लाइन में होता है और प्रैक्टिकल में थोड़ा सा उठ जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए आइडियल के केस में सिर्फ इंडक्टर था, तो वोल्टेज से लेग बिहाइंड हो गया ना, वोल्टेज V1 से I0 90 डिग्री लेग बिहाइंड, तो किसका है ये, इंडक्टर का ही तो है फेजर डायग्राम, ठीक है। तो उस तरीके से मैंने बनाया था। चलिए
अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, रेफरिंग पैरामीटर, ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। अब रेफरिंग पैरामीटर अगर देखेंगे तो हम लोग रेफरिंग पैरामीटर में क्या करते हैं कि एक अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि I0 और I1 में, तो ये जो I0 करंट है बहुत कम होता है, तो I0 करंट इज मच मच लेस देन I1 डैश, तो मैं I1 को अप्रोक्सीमेटली क्या मान लूंगा, I1 डैश के बराबर मान लूंगा। इसका मतलब है कि शंट ब्रांच को मैं क्या कर सकता हूं, नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो शंट ब्रांच मैंने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, शंट ब्रांच नेग्लेक्ट कर दिया। तो शंट ब्रांच को नेग्लेक्ट कर दूंगा अगर मैं, ठीक है, नेग्लेक्ट कर दूंगा, तो शंट ब्रांच को पूरे को हटा देता हूं मैं, इसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया रेफरिंग पैरामीटर के लिए, ठीक है, रेफरिंग पैरामीटर के लिए मैंने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। हर बार नेग्लेक्ट नहीं करते हैं ना हम लोग, अभी क्या है, क्योंकि जो रेफरिंग पैरामीटर होते हैं वो ज़्यादातर OCSC टेस्ट के दौरान आपसे पूछे जाते हैं, या फिर आपसे किसी दूसरे आगे चल के एफिशिएंसी या इस तरह के कॉन्सेप्ट पूछेंगे तब पूछे जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, खासकर OC और SC टेस्ट में, वहां पर हम लोग जो रेफरिंग पैरामीटर देखते हैं तो वो शंट ब्रांच को नेग्लेक्ट करके ही हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बताता हूं कि ये पैरामीटर इधर से उधर कैसे जाते हैं, सिर्फ ये बताना है मुझे। तो मान लीजिए ये सारे पैरामीटर मैं उस साइड में अगर ले जा रहा हूं तो कैसे ले जाऊंगा, तो इसका मतलब मुझे R1 को अगर उधर भेजना है तो ये उधर जाके क्या बन जाएगा, R1 डैश बन जाएगा। ये R1 उधर जाके क्या बन जाएगा, R1 डैश बन जाएगा। और ये कैसे जाएगा, रेफर्ड टू रेफर्ड फ्रॉम, जहां पे जा रहा है उसका टर्न रेशियो ऊपर, उसका जो टर्न नंबर ऑफ टर्न्स है वो ऊपर, और जहां से जा रहा है वो नीचे। मतलब रेफर टू जहां रेफर हो रहा है, और जहां से रेफर्ड फ्रॉम, रेफर्ड टू रेफर्ड फ्रॉम, रेफर्ड टू जहां जा रहा है और कहां से जा रहा है, रेफर्ड फ्रॉम वो नीचे, उसका स्क्वायर, और ये R1 ओरिजिनल। ये हो गया आपका, तो इसको कैलकुलेट करके उस साइड में कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझे x1 को भेजना हो, x1 डैश बन जाएगा उधर जाके ये x1, तो ये भी रेफर्ड टू रेफर्ड फ्रॉम का स्क्वायर x1 हो जाएगा। और उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर पहले से R2 अवेलेबल है, तो अब मैं क्या बोल दूंगा, अब मैं बोल दूंगा RE2 इक्विवेलेंट सेकेंडरी साइड में, इक्विवेलेंट सेकेंडरी साइड में पहले से R1 प्रेजेंट है, नॉट पहले से R1 नहीं, पहले से R2 प्रेजेंट है, पहले से R2 प्रेजेंट है, और ये R1 डैश अब आ चुका है, ठीक है। सिमिलरली XC2 अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो XC2, तो पहले से क्या है इस साइड में X2, और अब क्या आ गया, उधर से ये रेफर होकर इधर आया तो क्या बन गया, X1 डैश बन गया है, ठीक है। अब देखिए, अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट, इस पूरे का इक्विवेलेंट सर्किट अगर बनाए तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। पूरे ट्रांसफॉर्मर का सेकेंडरी साइड में सारे पैरामीटर मैंने सेकेंडरी साइड में ला दिए, तो ये E2 और यहां बन जाएगा RE2 J XC2, और ये हो गया आपका V2। तो वोल्टेज रेगुलेशन के टाइम पे भी ये वाला सर्किट आपका काफी काम आने वाला है। सिमिलरली अगर ये अभी हम लोगों ने प्राइमरी के पैरामीटर सेकेंडरी में रेफर करे और इस तरीके से बना, वापस अगर ये पैरामीटर इधर रेफर करते तो अलग बन जाता, तब क्या बन जाता आपका, तब ये बन जाता, इधर के साइड में रेफर करेंगे तो ये बन जाता RE1 और XC1 हो जाता, ठीक है, RE1 और XC1 हो जाता V1, और ये हो जाता E1, ठीक है। उस केस में RE1 में क्या क्या हो जाता, RE1 में क्या रहता, इधर का तो था ही था R1 प्लस उधर से रेफर करके क्या आ जाता, R2 को रेफर करते तो R2 डैश बन जाता, R2 डैश बन जाता, ठीक है। और XC1 अगर देखते तो X1 प्लस X2 डैश, और R2 डैश कैसे निकालते, R2 डैश कैलकुलेट करना होता तो कैसे, रेफर टू, इस बार रेफर टू कहां, इस साइड में रेफर कर रहे हैं, तो रेफर टू रेफर्ड फ्रॉम का स्क्वायर और R2। सिमिलरली X2 का भी ऐसे कर लेते हैं आप, ठीक है। तो आपको रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस कैसे रेफर करना है ये बता दिया। अब आपको बात है कि वोल्टेज और करंट कैसे रेफर करना है। मान लीजिए ये करंट है आपका I1 करंट थोड़ी देर के लिए, और ये I2 करंट, तो आपको रेफर करना है, तो ये है आपको I1 को इधर रेफर करना है तो I1 डैश बन जाएगा, I1 डैश। तो ये उल्टा चलता है, करंट उल्टा चलता है ना, करंट में क्या हो जाएगा, रेफर्ड जिस साइड से कर रहे हैं वो उधर की साइड का ही आ जाएगा, मतलब इससे अपोजिट, इससे अपोजिट। और स्क्वायर भी नहीं लगाना है आपको, स्क्वायर नहीं लगाना है, स्क्वायर नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका I1, इस साइड में आ जाएगा करेंट, ठीक है, इस साइड में आ जाएगा। सेम अगर मुझे ये E1 को अगर मुझे इस साइड में रेफर करना हो तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि E1 डैश इक्वल टू रेफर्ड टू रेफर्ड फ्रॉम, स्क्वायर नहीं लगाना, ये ओरिजिनल। तो इस तरीके से करंट और
वोल्टेज भी हो सकते हैं। अब देखिए करंट वोल्टेज में स्क्वायर नहीं आएगा, वोल्टेज का तो सेम चलेगा, रेफर्ड टू रेफर्ड फ्रॉम, सिर्फ स्क्वायर हटा दो तो रेफर्ड टू रेफर्ड फ्रॉम, जहां रेफर्ड टू रेफर्ड फ्रॉम, जहां कर रहे हैं वो ऊपर और जहां से कर रहे हैं वो नीचे की साइड में, ठीक है। सिर्फ करंट में क्या चलेगा, उल्टा चलेगा। तो ये रेफरिंग पैरामीटर आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फेजर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फेजर डायग्राम का भी मैंने एक स्मॉल आपको एनालिसिस बता दिया, बाकी फेजर डायग्राम को और एनालिसिस में आपको ओसीएससी टेस्ट में बता दूंगा, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये देखिए बेसिक सी चीजें हैं जो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन में इसी सर्किट का काम है, इस सर्किट के बेसिस पर आप पूरा वोल्टेज रेगुलेशन कर देंगे। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में इस वाले का काम है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम लोग ये वाला करके यहाँ पे शॉर्ट सर्किट लगा देंगे और डायरेक्टली यहाँ से इसको VSC बोल देंगे और इस तरीके से शॉर्ट सर्किट टेस्ट का भी हो जाएगा। अगले कुछ लेक्चर में उनकी भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है।